नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले आपसे गुफ्तगू की थी एक शख्सियत के बारे में। और मुझे इस बात की खुशी भी है और तसल्ली भी होती है कि उसके बारे में लोगों ने और भी ज़्यादा जानकारी श्रोताओं ने और दर्शकों ने मांगनी शुरू की कि इसके बारे में तो अभी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनके बारे में किंवदंतियाँ बन गई, कहावत बन गई। और मेरी मुराद आप समझ गए, मैं बिजू पटनायक साहब की बात कर रहा हूँ। विजयानंद पटनायक, उड़ीसा के आधुनिक उड़ीसा के निर्माता भी उनको कहा जाता है। तो ज़िंदगी दिलचस्पियों से भरी रही और उसमें ये सबसे बड़ी बात उसी एपिसोड में हम लोगों ने आपस में बांटी भी थी कि शायद वो वाहिद एक ऐसी शख्सियत थे जिस शख्सियत के शव को 3 देशों के राष्ट्रीय झंडे में उसको लपेटा गया था शव को। और 3 देशों में भारत तो था ही, भारत के सपूत तो महान थे ही, रशिया, सोवियत संघ, तब सोवियत संघ, और तीसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 7 दिन का शोक राजकीय मनाया था और वो भारत में भी 3 दिन का शोक मनाया गया था, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री थे और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ही चलना होता है। तो लेकिन इनके बारे में इंडोनेशिया ने कितना बड़ा एहतराम सम्मान दिया, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ढेरों सवाल पूछे हैं कि आपने इसमें सोवियत संघ का जिक्र किया कि सोवियत संघ ने इनको अपने झंडे में राष्ट्रीय में क्यों लपेटा। इंडोनेशिया की बात समझ में आती है, सोवियत संघ की बात इतनी समझ में आती है कि एक समाजवादी नेता थे, लेकिन एक समाजवादी नेता होना इस बात की मांग नहीं करता कि उनके शव को वहाँ के राष्ट्रीय झंडा उनके शव को लपेटने के लिए सम्मान के रूप में भेजा जाए। तो इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मित्रों, जिस बात का उल्लेख मैं उस दिन नहीं कर पाया, समय की सीमा होती है, लेकिन आज आपसे जानकारी बांट लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बिजू पटनायक की भूमिका सोवियत संघ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। और शायद उसी घटना के कारण, उसी मदद के कारण, उसी एक एहतराम के रूप में, सम्मान के रूप में सोवियत संघ ने अपना राष्ट्रीय ध्वज भेजा था। तो घटना ये थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा तो उस वक्त सोवियत संघ की जो सेनाएं जो लड़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के ख़िलाफ़, उसमें उनकी सप्लाई लाइन जो थी वो उसमें कुछ बाधा आ गई और वो चीज़ें अपनी सप्लाई, ना तो राशन पूरा कर पा रहे थे फ़ौजियों को और ना ही हथियार दे पा रहे थे। तब समाजवादी नेता के रूप में इनको याद किया गया और इनकी कहानियाँ, किस्से तो प्रचलित थे ही इनके बारे में कि ये अपने वक्त के वाहिद ऐसे राजनीतिज्ञ जो एक कुशल पायलट के रूप में भी सामने आए। और तब इनकी सेवाएं मांगी गईं और दिल्ली में कुछ नेताओं से, सोवियत नेताओं की बात हुई कि कुछ मदद हमारी कीजिए, आपका एक बंदा है, सियासतदान है, उसको अगर हो सके तो हमारी मदद के लिए भेजिए। तो वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की सप्लाई लाइन को बहाल करने की जिम्मेदारी और हथियार प्रॉपरली सप्लाई हो जाए, इस बात की जिम्मेदारी भी बिजू पटनायक साहब ने उठाई थी अपने नेताओं के कहने पे। बिजू पटनायक, मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा एक शख्स होने के बावजूद उन्होंने कभी प्रोफेशनली इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी काम नहीं किया। अगर उनको ये लगा कि मेरा जो उड़ीसा है इसको मैं समृद्ध कैसे बना सकता हूँ, तो उन्होंने इसके बारे में अपनी बुद्धि से, अपने अध्ययन से अंदाज़ा लगाया कि जो कलिंग के आसपास का क्षेत्र है या समुद्र का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ अगर पोर्ट बन जाए तो यहाँ समुद्र में अगणित मात्रा में मैंगनीज़ और कुछ दूसरे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिसकी दुनिया भर को ज़रूरत पड़ती है। और इस शख्स ने उन दिनों पहल कदमी की थी कि पैरादीप के नाम से एक बंदरगाह वहाँ पर उसका निर्माण कराया और पैरादीप बंदरगाह के माध्यम से जो मैंगनीज़ और अन्य समुद्री खनिज जो प्राप्त हुए, उनसे उड़ीसा का पूरा नक्शा बदलना शुरू हो गया। हज़ारों बंदों को काम तो मिला ही, काम के अलावा रेवेन्यू में, राजस्व में भी उसी घटना ने, उसी बिजू पटनायक की सोच ने उड़ीसा का मुकद्दर चेंज कर दिया, बदल दिया। और कुछ एक बातें और भी इसमें ज़िक्र आपसे ये भी करना चाहूँगा कि बेसिकली जब स्वाधीनता संग्राम के दिन थे तो स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के साथ मिलकर इन लोगों ने देश से बाहर जाकर भी काम किया और एक भूमिगत रेडियो स्टेशन भी चलाया
और उन सब में टेक्निकली ये आदमी साउंड थे, इसलिए इनकी जो सूझबूझ थी वो काम आई। और उसका इतना ज़्यादा प्रचार रहा कि स्वयं ब्रिटिश हुकूमत भी घबरा गई कि इन लोगों ने तो प्रचार का साधन भी ढूंढ लिया। और महात्मा गांधी के साथ भी आंदोलन में रहे, जयप्रकाश के साथ तो रहे ही रहे, और डॉक्टर लोहिया के साथ भी मिलकर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जूझते रहे समाजवादी आंदोलन में। और 6 वर्ष के कारावास का इनको भुगतान भी करना पड़ा और 6 वर्ष जेल में रहे। और जेल में भी बड़ी रिगोरियस पनिशमेंट थी कि आदमी सारी अपनी कलाएं, सारी अपनी जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, गुण हैं, उन सबको भूल जाए। लेकिन इस शख्स के मुकद्दर में देश की बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी कि उसने देश को अपनी खिदमत जो है वो बड़े नए रूप से देनी है। और विद्रोह इस शख्स ने कलिंगा एयरवेज़ की स्थापना की। कलिंगा एयरवेज़ के अलावा उसके बाद कलिंगा फाउंडेशन की स्थापना की, और कलिंगा फाउंडेशन में अपनी जो भी कमाई थी एयरवेज से आने वाली या पैरादीप से आने वाली या दूसरी जो जितने भी अपने संसाधनों से आने वाली कमाई थी उसको देकर यूनेस्को के पास एक कलिंगा फाउंडेशन के लिए फ़ंड छोड़ दिया। अब यूनेस्को तब से लेकर अब तक उसी फंड्स की बदौलत आज भी वो हर वर्ष कलिंगा पुरस्कार देता है यूनेस्को। और वो सारी की सारी वैयक्तिक देन थी इस बात की। और जाते जाते मित्रों एक बात का चर्चा ज़रूरी है कि परिवार में सिर्फ तकनीक और कार्य क्षमता और दक्षता ही इनके परिवार में नहीं थी, इनकी नसों में एक और बात थी कि अदब, कल्चर और इन चीज़ों के बारे में भी और लेखन के बारे में भी इनके मन में एक अजीब ज़ौक़ और शौक़ था। लेकिन जूझते इतना रहे, इतना संघर्ष में लगे रहे कि इन चीज़ों का वक्त नहीं मिला। लेकिन वो सारे के सारे गुण इनकी बेटी में आ गए। और इनकी बेटी जो है गीता मेहता अंग्रेज़ी की एक स्थापित लेखिका है, जिनको बुकर प्राइज़ भी इनको मिल चुका है, इतनी लोकप्रिय। और उनका एक उपन्यास मुझे याद है अर्ली एजेस में पढ़ा भी था, द रिवर सूत्रास। द रिवर सूत्रास में नदी सूत्र जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी कथानक को लेकर एक नए किस्म की फ़िक्शन दी गई थी। और उनकी हर किताब जो है वो लोकप्रिय रहती है। और ये सारे के सारे गुण जो हैं, प्रशासनिक दक्षता नवीन पटनायक ने ले ली, जीन्स में आ गई, और जो बौद्धिक प्रतिभा थी वो बेटी के माध्यम से उजागर हुई। और ऐसी महान शख्सियत को मित्रों इस दूसरे एपिसोड में याद करना इसलिए अहम लगता है कि ये बहुत कम ऐसे लोग हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में हुए जिन्होंने स्वाधीनता से पहले भी और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी दोनों काल अवधियों में इतना ज़्यादा संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित किया कि जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। बेशक हम भले ही भूल चुके हों, लेकिन ऐसी शख्सियतों के दम पर ही सियासी जो मयार हैं, जो सियासी जो नैतिकता के तकाज़े हैं, वो ऊंचे पायदान पे चले जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों।